नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की इस विशेष विहंगावलोकन श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 11वां उपाख्यान है और इस उपाख्यान के तहत खंड दूसरे का जो प्रथम अध्याय है आज वो हमें देखना है। पिछले 10 उपाख्यानों में हमने खंड प्रथम के 10 अध्यायों को देखा, अच्छी तरीके से उनका विहंगावलोकन किया, चीज़ों को समझा। आज से खंड 2 का यह प्रथम लेक्चर है जिसमें हम लोग खंड 2 के प्रथम अध्याय के बारे में यानी कि प्रथम चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैप्टर के टाइटल की बात करें तो स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ए मैक्रो व्यू, यानी कि एक हमें ओवरव्यू दिया गया है, एक सेक्टरल ओवरव्यू दिया गया है कि कैसे इस महामारी वाले समय में, महामारी वाले वर्ष में कैसे हमारी अर्थ नीति रही, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति रही। चीज़ों को समझेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। जैसे आपको मालूम है कि ये पूरा दस्तावेजी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो काफ़ी सारे ग्राफ्स, काफ़ी सारे टेबल दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें यहाँ कुछ बातों को बताया गया है, कुछ चीज़ों को हमें समझने का प्रयास किया गया है। प्लस आज का जो यह दूसरे खंड का पहला अध्याय है वो पहले खंड के पहले अध्याय के साथ हाईली कोरिलेटेड है, बहुत ही गहरा संबंध रखता है। क्योंकि प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में भी हमने देखा था कि कैसे लॉकडाउन की जो इफेक्ट है, जो सकारात्मक इफेक्ट है, वो भारतीय अर्थतंत्र के ऊपर पड़ी थी। भले ही भारतीय अर्थतंत्र थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थोड़ा संकुचित हुआ, मगर फिर भी हम जो कोरोना महामारी से जो विनाश होने वाला था, जो लाशों के ढेर लगने वाले थे, उनको हमने पहली लहर में रोक लिया था। तो यहाँ यह पूरी चीज़ों की बात होगी और कैसे वैश्विक स्तर पे और कैसे राष्ट्रीय स्तर पे, दोनों स्तर पे कैसे इस कोविड महामारी के सामने या कोरोना महामारी के सामने लड़ा गया और कैसे एक रणनीति तैयार की गई, उसको यहाँ समझाया गया है। कवर सेम है, मात्र और मात्र यहाँ वॉल्यूम 2 आ गया है और चैप्टर उसका 1 हो गया है। लेक्चर टोटल हमारी इस सीरीज का यह 11th है। और अगर टाइटल की बात करें तो स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 2020-21 है मैक्रो व्यू। देखेंगे आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ कुछ एक स्लाइड्स तैयार की है। साथ ही में यह पूरा चैप्टर जो है उसे क्लासिफाई किया है 4 भागों में, जिसको हम लोग आगे देखेंगे और उन भागों के ऊपर हमारी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। मगर उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का कवर एनालिसिस कर ले। देखिए यह दूसरा कवर है जो कि प्रथम कवर के समान ही है, उसमें कोई फेरफार नहीं है, मात्र यहाँ वॉल्यूम 2 आ गया है। प्लस अगर आज की बात करें, अगर कंटेंट की बात करें तो आज का हमें यह प्रथम चैप्टर देखना है जो कि कई सारी चर्चा करता है कई सारे मुद्दों के ऊपर, जिनको हम लोग आज ब्रीफली यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ ओवरव्यू लेते हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य मात्र और मात्र विहंगावलोकन है, ना कि गहरी जो है उसका गहरा अभ्यास। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी है, जिनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, उनके लिए ये जो पूरा दस्तावेज है वो अहम बन जाता है। उनको एक एक चीज़ों को जो है समझना पड़ता है, हर एक ग्राफ को बहुत ही डीप रीडिंग करनी पड़ती है उनको। हमें यहाँ मात्र और मात्र एक समझ तैयार करनी है सामान्य अभ्यास के अभ्यर्थी होने के नाते। और जो बिंदु यहाँ यूपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो बिंदु हमें यहाँ स्पष्ट करने हैं। तो उसी के लिए या आज की जो है बात हम लोग करेंगे। देखिए यह चैप्टर 1 है जिसका इंट्रोडक्टरी पेज है। और इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि दिस चैप्टर इज हाईली कोरिलेटेड विद द चैप्टर 1 ऑफ वॉल्यूम 1, क्योंकि उसमें भी कैसे भारत जो है वो बचा इस महामारी से, उसका जो है पूरा हमें सार दिया हुआ है। प्लस एक रिलेटिवली अप्रोच वहाँ में दिया गया है, कैसे ग्लोबल सिनेरियो में जो है घटनाएं घटी, कैसे भारत के संदर्भ में घटनाएं घटी, जिसमें भारत का जो रुख है वो बहुत ही अच्छा है, भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। क्योंकि भारत ने मात्र और मात्र अपने यहाँ जब 100 कन्फर्म्ड केस हुए या कोरोना के कन्फर्म्ड केस हुए तभी लॉकडाउन लगाने वाला भारत देश था। तो पहली लेयर में तो हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जानें बचाई। और तब दुविधा भी थी क्योंकि सारे लोगों के लिए, सारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, सारे जो लेजिस्लेचर्स थे या पूरी जो सरकार थी, उनके लिए यह एक प्रथम चुनौती थी। यह अभूतपूर्व चुनौती थी। किसी भी सरकार ने, किसी भी व्यक्ति ने ये ऐसी चुनौती नहीं देखी थी। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, एक क्रिटिकल समय था, क्रूशियल समय था कि उन्हें किनको बचाना है, उन्हें जीवन बचाना है या रोजगार को बचाना है। मगर उन्होंने साथ में मिलकर यह निर्णय लिया कि अगर जीवन बचा लिया
तो रोजगार तो हम लोग फिर से उत्पन्न कर सकेंगे, उनका सृजन हो सकेगा, मगर अगर जिंदगी नहीं बची तो उस व्यक्ति को हम लोग वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए यहाँ हमारे पॉलिसी मेकर्स ने लाइवलीहुड के ऊपर लाइव्स को रखा, यानी कि रोजगारी से ऊपर जीवन को रखा, और लॉकडाउन जो है वो घोषित हुआ था। तो ये पूरी टाइमलाइन थी। मगर यहाँ आगे सेक्टोरल सेक्टोरल हमें यहाँ माहिती दी गई है। देखिए यहाँ जो रिस्पॉन्स है कि भारत की जो सरकार है हाउ इट रिस्पोंडेड, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 के ऊपर में दिखता है। प्रति चैप्टर में हमें कोरोना की असर दिखती है, कोरोना से जो कदम उठाए गए उनकी असर दिखती है। तो इम्पैक्ट की बात जो करनी है वो आज हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि अगले 9 लेक्चर हमें वही करना है, ठीक है। मगर जो अन्य बातें हैं कि कैसे यह कोरोना स्प्रेड हुआ, क्या उसकी गति रही, क्या उसकी तीव्रता रही भारत के अंदर, वो भारत की तुलना अन्य देशों के साथ, अन्य बड़ी बड़ी जो है इकोनॉमीज के साथ, वो आज हम यहाँ देखेंगे। प्लस जो वी शेप्ड रिकवरी का जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली सेइंग वी शेप रिकवरी इन अवर इकोनॉमी, तो ये वी शेप रिकवरी जो है वो कैसे उस सार तक पहुँचे, वो आज हमें यहाँ देखना है। और इम्पैक्ट की जो मैंने बात की कि हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे, प्लस उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग यहाँ मात्र और मात्र संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि पूरा जो दस्तावेज है वॉल्यूम 2 का वो इससे ही भरा पड़ा है। तो प्रति चैप्टर हम लोग देखते जाएंगे, प्रति सेक्टर हम लोग देखेंगे क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट रहा, क्या जो है गवर्नमेंट ने सामने काउंटर रिस्पॉन्स दिया। एक एक लेक्चर में वो चीज़ हम लोग प्रति अध्याय समझेंगे। प्लस अगर आज के चैप्टर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी कैन डिवाइड इनटू 4 हेड। ये 4 मुख्य हेड है। लेट मी गिव अ नंबर 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। सबसे प्रथम स्प्रेड ऑफ कोविड, चाहे वो राष्ट्रीय क्षेत्र पे हो चाहे वो वैश्विक क्षेत्र पे हो, उसका इम्पैक्ट, उसकी असर या प्रतिकूल असर कह सकते हैं, विपरीत असर कह सकते हैं इंडिया के ऊपर और ग्लोबल। इंडिया के ऊपर हमें सेक्टोरल यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि ये बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पूरा जो दस्तावेज है, तो यहाँ एक एक सेक्टर का हमें यहाँ एनालिसिस दिया गया है विथ ग्राफ्स एंड फिगर्स। उसका एक ओवरव्यू लेंगे, फिर बाद में रिस्पॉन्स की बात करेंगे कि क्या रहा रिस्पॉन्स, चाहे वो ग्लोबल लेवल के ऊपर हो चाहे वो इंडियन लेवल के ऊपर हो। मगर यहाँ यह बात बहुत ही संक्षिप्त में होगी, संक्षिप्त में, क्योंकि पूरा दस्तावेज जो है वो प्रति सेक्टर या क्षेत्रवार इसकी चर्चा करता है। तो बेहतर यही है कि ये सारी चर्चा हम लोग उस सेक्टर का जब जो है पिटारा खोले या उसकी जब बात करें तब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही में वी शेप्ड रिकवरी, ऐसे ही हम लोग नहीं कह सकते कि इंडिया इज एक्चुअली अंडरगोइंग वी शेप रिकवरी, ठीक है। हमारे पास उसको बैकअप करने के लिए, उस माहिती को बैकअप करने के लिए कुछ तथ्य होने चाहिए। वो तथ्य हमें यहाँ इस चैप्टर के दौरान मिलते हैं। क्षेत्रवार, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो बैंक क्रेडिट का हो, कोई भी हो, हमें वहाँ सारों में वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। तब हमारी सरकार क्लेम कर सकती है कि वी आर एक्चुअली अंडरगोइंग वी शेप रिकवरी। तो वो भी देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ से एक एक मुद्दा उठाएंगे। सबसे प्रथम स्प्रेड की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी सेइंग वी शेप्ड रिकवरी। देखिए सबसे प्रथम स्प्रेड ऑफ कोविड-19। हमारे पास यहाँ 2 ग्राफ मौजूद है और दोनों ही ग्राफ ग्लोबल लेवल के हैं, यानी कि ये ग्लोबल स्तर में दिखाता है। सबसे प्रथम है कंफर्म्ड केसेस का, नंबर ऑफ केसेस कंफर्म्ड, और दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ डेथ्स का। देखिए यहाँ अलग अलग कलर कोडिंग दिया गया है। जो ब्लू रेखा है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए है, जो पीली रेखा है वो एमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए है, जिसमें चीन और भारत नहीं है। फिर जो ग्रीन रेखा है वो भारत की है, और साथ ही में जो ऑरेंज रेखा है वो चीन की है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रथम लेयर है ये प्रथम लेयर है। कैसे प्रथम लेयर चीन में उठी, फिर चीन ने सप्रेस करना शुरू किया, पॉलिसी जो है सप्रेसिव पॉलिसी बनाकर। तो फिर बाद में अगर जैसे जैसे टाइम एडवांस होगा, ये दिसंबर है, तो जैसे जैसे एडवांस होगा वैसे वैसे चीन का जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो एकदम फ्लैट है, एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि उसने फिर बाद में बढ़ने नहीं दिया है सप्रेसिव पॉलिसीज डालकर, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर कर। फिर भारत की बारी है, भारत की ग्रीन है,
देखिए आप मात्र और मात्र छोटा सा हमें एक स्पीड ब्रेकर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नहीं कि ऐसा स्टेप। ठीक है, तो ये बात यहाँ जो सिद्ध होती है कि भारत में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की वजह से अपने यहाँ जो केस बढ़ रहे थे या बढ़ने वाले थे एक्सपेक्टेड, उसको कम कर दिया, उसको बहुत ही कम कर दिया इन कंपैरिजन टू एमर्जिंग इकोनॉमीज। ये जो पीला वाला जो ऊपर जा रहा है वो एमर्जिंग इकोनॉमीज का है, जो ब्लू वाला है वो भी एडवांस्ड इकोनॉमीज का है। तो वहां तो तीसरी लहर तक वे लोग पहुंच गए हैं, मगर यहाँ अभी तक भारत में व चीन में तीसरी लहर देखने को नहीं मिलती बिकॉज ऑफ देयर सप्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। तो ये यहाँ से सिद्ध होता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज वो एमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है कोरोना का। प्रथम वेव तीव्र रही, दूसरी वेव भी तीव्र रही, तीसरी वेव भी तीव्र रही। इन अदर केस इंडिया एंड चाइना में तो प्रथम लहर रही, मगर बाद में उसने सप्रेसिव मेजर्स शुरू कर दिए। तो भारत और चीन में दोनों में जो नंबर ऑफ केसेस है, जो नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस है, उसमें बढ़ावा बहुत ही सीमित मात्रा में या लिमिटेड मात्रा में देखने को मिला। ये यहाँ से सुनिश्चित होता है। दूसरी बात है डेथ्स की। सेम ब्लू फॉर एडवांस्ड इकोनॉमीज, येलो फॉर एमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्रीन फॉर इंडिया एंड ऑरेंज फॉर चाइना। तो अब देखिए चाइना में पहली लहर में मृत्यु, फिर बाद में दूसरी लहर में मृत्यु, फिर उन्होंने सप्रेसिव मेजर्स शुरू किए तो बहुत ही कम मृत्यु हुई। इन अदर केस भारत में देखें तो भारत में प्रथम वेव आ ही नहीं, क्योंकि सख्त लॉकडाउन था यहाँ। देयर वाज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर वाज नो एक्चुअली एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसकी वजह से यहाँ भारत के संदर्भ में यह जो ग्रीन कर्व है वो एकदम फ्लैट है। यहाँ हमें थोड़ा सेकंड वेव के तहत देखने को मिलती है, क्योंकि ये सेकंड वेव अभी ही हमने देखी और विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च में इसका पिक था, करीब मार्च में इसका पिक था, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड वेव है। और आप एडवांस्ड इकोनॉमीज देख लीजिए, प्रथम वेव में ज़्यादा मृत्यु, सेकंड वेव में भी ज़्यादा मृत्यु, और यहाँ से थर्ड शुरू हो रही है एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए। वहीं एमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए फर्स्ट वेव सेकंड वेव दोनों में मृत्यु की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, विच मीन्स ये एमर्जिंग इकोनॉमीज का है और ये यहाँ भारत का है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, वहाँ मृत्यु देखी गई है, क्योंकि वहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो मेजर्स लेने चाहिए, जिसे कंटेनमेंट मेजर्स कहते हैं टेक्निकली, वो यहाँ कम लिए गए हैं, यहाँ से हमें दृश्यमान है। तो दोनों केस में, नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केस में और नंबर ऑफ डेथ्स में, भारत का जो प्रदर्शन है वो दुनिया की तुलना में बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। ये बात रही स्प्रेड ऑफ कोविड की। अब आगे देखें तो अगर भारत में देखें, ये वो तो हमने ग्लोबल सिनेरियो देखा, अब यहाँ भारत की अगर बात करें तो यहाँ दो परिमाण है हमारे पास, टोटल एक्टिव केसेस और दूसरा है डबलिंग द टाइम। देखिए टोटल एक्टिव केसेस की जो पीक है वो यहाँ हमें मिड सितंबर में, यानी कि 15 सितंबर को देखने में को मिली थी। फिर उसके बाद उसमें कमी आ गई और यहाँ इस तरह कुछ इजाफा हुआ और फिर यहाँ से पीक से फिर से डाउनफॉल शुरू हुआ। तो आज 27 दिसंबर तक डाउनफॉल चल रहा था। फिर उसके बाद फरवरी से करीब 15 फरवरी से दूसरी लहर जो है वो शुरू हुई। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। प्रथम लहर में हमारी जो पिक थी वो थी मिड सितंबर में, 15 सितंबर 2020। फिर उसके बाद वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ था। और अगर डबलिंग द टाइम की बात करें, देखिए डबलिंग द टाइम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे यह डबलिंग द टाइम है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण में सरकार ने काबू पा लिया है या अथॉरिटी ने काबू पा लिया है। मगर डबलिंग द केसेस का जो टाइम अगर धीरे धीरे कम होता जाए तो संक्रमण बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, एक प्रकार से संक्रमण विस्फोट होता है। तो भारत के संदर्भ में देखिए यहाँ अगर एक एग्जांपल ले, 5 फिर 10 फिर 20, तो सपोज 5 से 10 केस होने में 3 दिन लग रहे हैं और 10 से 20 केस होने में 2 दिन लग रहे हैं, या आप कह लीजिए 4 दिन लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5 केस बढ़ने में 3 दिन लगे और यहाँ 10 केस बढ़ने में 4 दिन लगे।
तो ये अपने आप में गंभीर बाबत है। भारत में इससे विपरीत परिस्थिति देखी गई। भारत में जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए वैसे वैसे उसका जो डबलिंग समय है वो भी बढ़ता गया। शुरुआत में आप देखिए, यहाँ शुरुआत में मार्च में केस डबल होने में मात्र 3 दिन लगते थे, मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम लोग हमारी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है हम उसको रैंप अप करते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते गए, तो उस तरीके से हमारा जो डबलिंग पीरियड है वो आज यानी कि दिसंबर में हो गया था 249 डेज, यानी कि करीब 100 केस है दिसंबर में। 10 दिसंबर को अगर 100 केस है तो उसे 200 होने में 249 डेज का समय लगेगा, जो पर्याप्त है। या कह सकते हैं कि संक्रमण जो है उसकी तीव्रता बहुत ही कम है, बहुत ही मंद है। तो इस तरीके से भारत डबलिंग द केसेस के नंबर ऑफ डेजेस को कम करने में सफल रहा, वो यहाँ से प्रतिपादित होता है। फिर आगे देखें तो देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इम्पैक्ट की बात करेंगे कि भारतीय अर्थतंत्र व वैश्विक अर्थतंत्र के ऊपर कोरोना महामारी ने कैसे विपरीत असर डाली है। एक इकोनॉमिक सर्वे का एक ग्राफ है, बहुत ही अच्छा ग्राफ है, जो कहता है कि पॉलिसी मेकर्स के लिए तब एक चुनौती थी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि किसको हम लोग पहले संभालें, जीव को संभाले या जो है किसी की जान को संभाले या उनके रोजगार को संभाले। तो पॉलिसी मेकर्स ने काफ़ी मनोमंथन के बाद एक नतीजा निकाला और कहा कि भाई अगर आज जान बच गई या अगर आज जीवन बच गया तो आगे चलकर रोजगार का सृजन तो हो सकता है, आगे चलकर जो अर्थतंत्र में आज घाटा आ रहा है वो आगे हम लोग उसे भरपाई कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी ने उस तरीके से कुछ डिज़ाइन ली, लॉकडाउन मेजर्स आ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बाधाएं आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें आई जिसने हमारे अर्थतंत्र को बहुत ही ज़्यादा मंदी में धकेल दिया। हालांकि अब सरकार क्लेम कर रही है कि वी शेप रिकवरी हम लोग कर रहे हैं, मगर फिर भी एक बार तो हमारा अर्थतंत्र कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जो है काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, हेडलाइन बन गया था कि भारत का अर्थतंत्र -23.2% की गति से आगे जा रहा है, यानी कि उसमें इतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा जो है ग्राफ है हमारे सामने, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने ही दिया है। देखिए यहाँ जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टाइम है, दिस इज टाइम। फिर ये बाजू जो है अपसाइड, इट इज न्यू केसेस, न्यू कोरोना केसेस, और जो डाउन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो आपको लाल दिख रही है रेखा, ये लाल रेखा दरअसल एक्सपेक्टेड केसेस की है, और वहीं यहां जो लाल दिख रही है ये है एक्सपेक्टेड ग्रोथ की, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कि अगर सरकार किसी भी प्रकार का कदम ना ले, अगर सरकार किसी भी प्रकार का कदम ना ले महामारी को रोकने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस जो है वो इतने हाई हो सकते हैं, इतना हाई विदाउट एनी टाइप ऑफ मेजर। और वहीं अगर मेजर नहीं लिए तो हमारी जो जीडीपी है वो इतना सा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अमिड पैंडेमिक सारी चीजें चालू है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, लोगों के बाहर निकलने के ऊपर रोक नहीं, जो है कहीं पर भी जगहों पर आने जाने के लिए रोक नहीं। तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम जो है एक्सपेक्ट किया गया था, वहीं सामने नंबर ऑफ केसेस को ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया था इफ़ गवर्नमेंट टेक्स नो एक्शन। मगर हमें मालूम है हमारी सरकार एक बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ आई। जब मात्र और मात्र 100 कन्फर्म्ड केस थे हमारी जो है हमारे देश में, तब हमारे सर्वोच्च नेतृत्व ने लॉकडाउन की घोषणा की, लॉकडाउन लगा, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था जो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो हुआ। तब लोगों के मन में डर भी था, तो वैसे डिस्क्रिशनली भी, वॉलंटरीली भी लॉकडाउन जो है वो फॉलो हुआ, उसके नॉर्म्स फॉलो हुए। तो हुआ ये कि कंटेनमेंट पॉलिसी यहाँ लग गई। देखिए यहाँ जो एरो मार्क में दिख रहा है, थोड़ा ब्रॉड एरो मार्क, वो कंटेनमेंट पॉलिसीज का है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस थे वो यहाँ तक ही रहे, यानी कि जो ब्लू रेखा है वहाँ तक ही रहे जो यहाँ तक जाने थे।
मगर वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं क्योंकि सरकार के द्वारा कंटेनमेंट मेजर्स अच्छी तरीके से लिए गए। मगर इसी कंटेनमेंट मेजर्स की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो फर्दर डीप रिसेशन में चली गई। जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये था, मगर ये यहाँ से आ गई यहाँ, क्योंकि कंटेनमेंट पॉलिसीज़ यहाँ चल रही थी। तो दिस इज़ द सिविरिटी ऑफ रिसेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारी सरकार जब जाने बचाने की कोशिश कर रही थी तब हमारा अर्थतंत्र जो है वो टूट रहा था, वो नीचे जा रहा था। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिसी मेकर्स ने जान है तो जहान है का अप्रोच इम्प्लीमेंट किया, और इसके लिए उन्होंने इकोनॉमी की परवाह ना करते हुए नंबर ऑफ केसेस को कम करा, नंबर ऑफ डेथ्स को कम करा। इसकी विपरीत असर यहाँ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा ग्राफ है जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ेगा कि क्या सरकार ने अगर कदम नहीं लिए होते तो क्या परिस्थिति होती नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ मृत्यु की, और क्या परिस्थिति होती इकोनॉमिक ग्रोथ की। और सरकार ने जब कदम ली है तो क्या परिस्थिति हुई, उसका तफावत हमें यहाँ एक ग्राफ में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। यूपीएससी के लिए ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत ही अहम होती है, इसका बहुत ही मायने है, और अक्सर ऐसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। साथ ही में ये संकट की जो है घड़ी है आज, वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस के तहत हम लोग आज गुजर रहे हैं। तो हो सकता है कि यूपीएससी के जो पेपर्स है उनके ऊपर भी कोरोना का प्रभाव पड़े, तो उसके लिए ये एक अच्छा बिंदु है, अच्छा मौका है। फिर आगे देखें तो देखिए यहाँ एक भारत का एक सिंबॉलिक मैप है आपके सामने, बहुत ही ब्लैंक है, और यहाँ में मात्र और मात्र जो जोनल इम्पैक्ट है वही समझना है, भारत के तहत जोनल इम्पैक्ट कैसे हुआ। 4 जोन मैंने आपके सामने यहाँ तैयार रखे हैं, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया। अगर तीनों को देखें तो सबसे खराब जो परिस्थिति है वो यहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। फर्स्ट वेव यहाँ आई, फिर सेकंड वेव भी यहाँ आई जिसमें काफी मृत्यु हुई, मोस्ट डेथ्स। फिर अगर सेंट्रल एंड ईस्टर्न जोन की बात करें तो कुल मृत्यु के, भारत में जितने मृत्यु हुए उसमें से कुल मृत्यु के 20% मृत्यु मात्र और मात्र इस जोन से हुए हैं। 20% ऑफ टोटल डेथ्स मात्र और मात्र सेंट्रल ईस्ट जोन से हुए हैं, जिनमें बिहार है, बंगाल है, आसाम है, झारखंड है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस अगर साउदर्न स्टेट्स की बात करें जिनमें मुख्यतः हम लोग 4-5 राज्यों को गिनते हैं, वहाँ केसेस बढ़ने की शुरुआत जुलाई 2020 से हुई, जुलाई 2020 से शुरू हुआ वहाँ केसेस बढ़ना। तब तक वहाँ शांति थी, इतना कोई संक्रमण नहीं था, मगर जुलाई 2020 के बाद यहाँ संक्रमण बढ़ा, उसकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ी। अब वो बात आई वेस्ट की, वेस्टर्न जोन की, तो टोटल जो आज डेथ हुए हैं उसमें से 50% ऑफ टोटल डेथ्स, और इसमें मेन कंट्रीब्यूटर है हमारा महाराष्ट्र, क्योंकि हमें मालूम है कि महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ही विपरीत असर हुई है, दूसरी लहर की भी खराब असर हमारे महाराष्ट्र ने देखी है। तो ये जोनल एनालिसिस है, कैसे जोन वाइज भारत के ऊपर कोरोना हावी हुआ, उसकी विपरीत असर हुई जो हमारे सामने है। अब आगे देखें तो देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिसी मेकर्स बहुत ही दुविधा में थे, रोजगारी को बचाया जाए, जीवन को बचाया जाए, वो समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जीवन बचाने को महत्व दिया, जीवन बचाया भी, मगर उससे जो मंदी आई, उससे जो रिसेशन होया, वो रिसेशन दरअसल बहुत ही गहरा था। ट्विन शॉक रिसेशन इसे कहा जाता है, 2 तरफी झटका है। आमतौर पे जो रिसेशन हमारी दुनिया ने देखे हैं या भारत ने देखे हैं वो या तो डिमांड साइड से होते हैं, डिमांड शुक होते हैं, या तो सप्लाई शुक होते हैं। मगर यहाँ आज का जो कोरोना से प्रभावित या कोरोना से आधारित जो आज की जो मंदी है वो ट्विन शुक है, यानी कि डिमांड शुक भी है एंड साथ ही में सप्लाई शुक भी है। दोनों खत्म हो गई, डिमांड भी खत्म हो गई, सप्लाई भी खत्म हो गई। ऐसा बहुत ही कम होता है इस जो है आर्थिक इतिहास में हमारे,
या आर्थिक जगत में, मगर यहाँ कोरोना की वजह से इस मंदी में यह देखने को मिला। देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है जिसने डिमांड को कम किया, कौन कौन से फैक्टर है जिसने सप्लाई को कम किया। यहाँ एक हमारे पास स्मार्ट आर्ट है जो कि इकोनॉमिक सर्वे से ही मिला है। देखिए, अगर डिमांड शॉक की बात करें तो सबसे प्रथम रेड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी। यस, फ्यूचर अनसर्टेन है, महामारी आ गई है, कब जाएगी मालूम नहीं है, तो फ्यूचर में कोई स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर नियंत्रण रख दिए लोगों ने। जो इन्वेस्टर्स थे वे भी शांति से बैठ गए कि अभी कुछ नहीं करना है, शांति से जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ एक उसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है रेड्यूस्ड डिमांड फॉर नॉन एसेंशियल ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशनरी सेविंग। नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज होती है, जो सर्विसेज होती है, उनकी मांग जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में गिरी, क्योंकि लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स में जो इम्प्लीमेंट करने थे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से नॉन एसेंशियल्स कमोडिटीज़ भी जो उसकी मांग जो है वो खत्म हो गई। और साथ ही में रिडक्शन इन कंजप्शन ड्यू टू वेज इनकम लॉस, प्लस कंजप्शन में भी लोगों ने नियंत्रण रखा, क्योंकि आय जो है वो लगभग खत्म हो गई थी। तो अब उन्होंने अपनी ज़रूरियात जो है उसको सीमित बना दिया, कंजप्शन कम कर दिया गया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड में हमें शॉक देखने को मिलता है। और सामने देखें सप्लाई बाजू, तो दो महत्वपूर्ण रीजन। सबसे प्रथम लेबर सप्लाई शॉक, इनएबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम इन नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री। यस, लेबर सप्लाई, क्योंकि माइग्रेंट्स लेबर जो थे वे अपने गांव चले गए डर के मारे, प्लस जो नॉन एसेंशियल्स गुड थे उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिमांड जो है वो बहुत ही गिर गई, प्रोडक्शन के ऊपर उसका प्रभाव आया, प्रोडक्शन भी गिर गई। प्रोडक्शन अगर एक बार गिरे तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो इट विल बी टर्म्ड एज अ सप्लाई शॉक। और साथ ही में डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन लिंकेजेस, जिनकी वजह से आज सप्लाई में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये वंस इन अ क्राइसिस है जो कि दोनों को प्रभावित करता है, चाहे वो मांग हो चाहे वो आपूर्ति हो। और यही इस मंदी की जो है मंदी की गंभीर बात है। तो ये बात रही इम्पैक्ट की। अब आगे देखें तो देखिए, भारत के संदर्भ में अगर देखना है तो वैसे तो यहाँ काफ़ी सारे चार्ट्स दिए गए हैं, सेक्टरल हमें एनालिसिस दिया गया है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, प्लस सेक्टर वाइज जो इम्पैक्ट है वो हमें यह पूरे खंड में देखना है। यानी कि पूरे चैप्टर्स जो है, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक, वो सारे सेक्टोरल चैप्टर्स है। उनमें इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे कोरोना ने इम्पेक्ट किया, कैसे सरकार ने उसमें से बाहर निकलने के लिए रिस्पॉन्ड दिया, उसकी ही बातें हैं। तो यहाँ हम लोग एकदम ओवरव्यू से लेंगे। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक के दो मुख्य पैरामीटर्स होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या आप उसे सिंपल भाषा में नेशनल इनकम कह लीजिए, और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। दोनों के ऊपर आज यहाँ हम लोग असर इस स्मार्ट आर्ट की मदद से देखेंगे। देखिए, अगर नेशनल इनकम की बात करें या जीवीए की बात करें, घबराना नहीं है। जीवीए तो ऐसा भारी भरकम जो शब्द है वो आर्थिक सर्वेक्षण में यूज़ किया जाता है, मगर हमें उसका ऑल्टरनेट यूज़ करेंगे आपकी सहूलियत के लिए, और जो नेशनल इनकम से भी जाना जाता है या राष्ट्रीय आय भी उसे कहते हैं। अब हमारे 3 मुख्य सेक्टर से, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्री और साथ ही में सर्विस। अब नेशनल इनकम में अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सर्विस नंबर 1 है, इंडस्ट्री नंबर 2 है, और एग्रीकल्चर सबसे पीछे है कंट्रीब्यूशन में राष्ट्रीय आय में। तो ये उसका सिनेरियो है। अब अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो ये तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी के है, एब्सोल्यूट एसेंशियल्स, एब्सोल्यूट एसेंशियल्स, तो ये तो इम्पैक्ट नहीं हुआ। मगर अगर इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस की बात करें, तो दोनों में एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज उत्पन्न होती है या उनका उत्पादन किया जाता है। इंडस्ट्री की बात करें तो जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स है या अन्य कोई चीज़ें हैं, वो सारी नॉन एसेंशियल्स में आएगी। वहीं वेंटिलेटर है, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो सारी चीज़ें एसेंशियल्स में आएगी। और सर्विस में भी ऐसा, जो नॉन एसेंशियल्स है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं एसेंशियल सर्विसेज चलती रही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ एसेंशियल्स में तो कोई
ज़्यादा फेरफार नहीं हुआ, फेरफार हुआ, प्रभावित जो है हुआ, मगर इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कि पूरा जो सेक्टर है वो क्रैश हो जाए। मगर नॉन एसेंशियल्स की जो चीज़ है वो संपूर्णतः खत्म हो गई, यानी कि ज़ीरो डिमांड हो गई, जिसकी वजह से डाउनफॉल आया। इस डाउनफॉल ने नेशनल इनकम को नीचे पुल किया। इट एक्चुअली पुल्ड अवर नेशनल इनकम डाउनवर्ड्स। दिस इज द रीजन व्हाई अवर नेशनल इनकम वाज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर अमिड कोविड पैंडेमिक या कोविड क्राइसिस। अब अगर दूसरा पैमाना देखें, ये बात रही एक, दूसरा पैमाना देखें एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे प्रथम हमें देखना है कि ज़्यादातर भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। लगभग 90% तक जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही जनरेट होता है, और उसमें भी कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, टूरिज्म है, ये सारे ऐसे सेक्टर है जो ज़्यादा तादाद में एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करते हैं, मगर वे सारे इनफॉर्मल है। और उसमें भी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में तो लगभग 90% के आसपास 90% के आसपास इनफॉर्मल जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ यह सारी गतिविधियों के ऊपर बाधा आ गई, कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया, माइनिंग वर्क रुक गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेशियो में भारी गिरावट आई, बेरोजगारी बढ़ गई। और वहीं टूरिज्म सेक्टर, जो हमें मालूम ही है कि इट वाज हार्डेस्ट हिट सेक्टर बाय कोविड, तो यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जो है उसका स्कोप खत्म हो गया। इन सारी चीज़ों ने ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को डाउनवर्ड्स पुल किया। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है, ओवरऑल इम्पैक्ट है, कि मैक्रो व्यू है भारत के अर्थतंत्र के ऊपर इसकी क्या असर रही। प्लस डिटेल में अगर जाना है तो कुछ एक तस्वीर मैंने यहाँ रखी है जो आपको स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं होगी, मगर आपको एक आइडिया देने के लिए है कि ये सारे सेक्टरल ग्राफ्स है, और यहाँ हमें इस इफेक्ट को दर्शाया गया है कि कैसे 2020 के वर्ष में यहाँ हमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। अगर इन्फ्लेशन है तो उसमें हमें जो इजाफा देखने को मिलेगा, वरना अन्य क्षेत्रों में हमें यहाँ भारी गिरावट देखने को मिलती है। आप भी इस जो है ग्राफ्स को या इस पेजेस को इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी में देख सकते हैं। आपको इसको डीप रीडिंग नहीं करना है, मात्र और मात्र इसको देखना है, और जो पर्टिकुलर बिंदु है उसको ही समझना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। देखिए, अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ठीक है, तो हमें यहाँ टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स की हमें बात करनी है। देखिए, यहाँ से 2020 का वर्ष शुरू होता है, ये देखिए डाउनफॉल, आप कहाँ ये पिक है और कहाँ ये डाउनफॉल है। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो कि कैसे कोरोना ने पूरे अर्थतंत्र को, अर्थतंत्र के प्रति क्षेत्र को, प्रति उपक्षेत्र को प्रभावित किया, विपरीत असर से प्रभावित किया। वो यहाँ हम एक एक ग्राफ में देख सकते हैं। अलग अलग ग्राफ है, मैन्युफैक्चरिंग के है, सर्विस के है, माइनिंग इंडस्ट्री के है। देखिए, यह माइनिंग इंडस्ट्री में डाउनफॉल, दिस इज द डाउनफॉल। ठीक है, यहाँ अच्छे से चल रहा था, लॉकडाउन आ गया तो परिस्थिति ये हो गई। ठीक है, तो ऐसे ओवरव्यू के लिए मैंने यहाँ इस ग्राफ को रखा है। आप आपकी कॉपी में देख सकते हैं यह ग्राफ को, और आपको मालूम ही है कि यह कॉपी जो है वो सार्वजनिक रूप से इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे डरना नहीं है। यह पूरे अध्याय जो है, पूरा जो खंड है उसे देख के डरना नहीं है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको मात्र और मात्र इसका ओवरव्यू लेना है, आइडिया लेना है, वरना आप आपकी समझ के लिए यहाँ ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस श्रृंखला को देख सकते हैं। वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम उसका एनालिसिस करेंगे, आपके सामने उसको रखेंगे, सरलता से रखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यही कंटिन्यू है, अलग अलग क्षेत्र की बात है, मगर यहाँ सारी चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, मात्र और मात्र आपको जो है रेफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ रखा था। यस, अब हमें देखना है ग्लोबल ट्रेंड। अगर यूपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी आई उससे सबसे ज़्यादा ग्रोथ के टर्म्स में अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर विपरीत असर हुई है तो वो देश कौन सा है, अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपको ये ग्राफ जो है वो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। देखिए कैसे, 4 रेखा है, 5 रेखा है। सबसे प्रथम ये जो पीली वाली है, जिनमें ग्रीन डॉट देखने को मिलते हैं, वो विश्व की औसत है। फिर रेड डॉटेड वाली है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज है। पीली वाली जो है वो यानी कि यूरोप का एरिया है। फिर बाद में ग्रीन वाली एमर्जिंग इकोनॉमीज है, और जो ब्लू है वो है इंडिया। तो अगर आप देखें यहाँ
देखिए ये औसत है। फिर बाद में 2020 शुरू हुआ, यहां से देखिए आप डाउनफॉल भारत का सखत डाउनफॉल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर क्रोनोलॉजिकली हमें सेट करना है कि विच कंट्री इज मोस्टली इम्पेक्टेड, तो हम लोग इंडिया से शुरू करेंगे। इंडिया इज मोस्टली इम्पेक्टेड। फिर बाद में देखें तो हमें यूरो देखने को मिलेगा, फिर बाद में यूरो, फिर उसके बाद देखें तो हमें एडवांस्ड इकोनॉमीज देखने को मिलेगी। एडवांस्ड इकोनॉमीज के बाद हमें विश्व की औसत देखने को मिलेगी, जो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, और उसके बाद एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये पूरा इसका ऑर्डर है। अगर प्रिलिमिनरी में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कोविड-19 से ग्रोथ रेट अफेक्टेड जो राष्ट्र है उसको उनको सही सूची में लगाए, उनकी तीव्रता अनुसार, ज़्यादा तीव्रता को पहले रखे, कम तीव्रता को बाद में रखे, तो ये उसका सही ऑर्डर है। इंडिया इज इम्पैक्टेड मोस्ट, ऑन द अदर हैंड यूरो इज ऑन द सेकंड प्लेस, उसके बाद एडवांस्ड इकोनॉमीज है और बाद में एमर्जिंग इकोनॉमीज है। तो यहाँ से यह भी एक निष्कर्ष निकल सकता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज या एमर्जिंग इकोनॉमीज आर द लीस्ट अफेक्टेड। और वहीं औसत में अगर देखें तो विश्व की औसत भी कम तो हुई है। देखिए यहां से ये डाउनफॉल। सो दिस इज द वर्ल्ड एवरेज, और ये ट्रेंड रहा है ग्लोबल ग्रोथ का, इंक्लूडिंग इंडिया। फिर ग्लोबल लॉकडाउन के कुछ इंडिकेटर्स है, या आप कह लीजिए कि जो ग्लोबल स्लोडाउन है, यह स्लोडाउन है, इट्स नॉट ए लॉकडाउन। तो स्लोडाउन के 4 इंडिकेटर है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का ही जो है भाग है। इकोनॉमिक सर्वे में ही ये सारी चीज़ें दी गई हैं, मगर मैंने आपके लिए थोड़ी और सिंप्लीफाई कर दी है। ये सारी चीज़ें 5-6 पन्नों में दी गई है, जो हम लोग यहाँ 2-3 पन्नों में समझेंगे या 2-3 स्लाइडों में समझेंगे। सबसे प्रथम PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेड, डिमांड फॉर गोल्ड, या आप कह लीजिए कि कॉमोडिटी प्राइस, फिर उसके बाद ग्लोबल डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें ग्लोबल स्लोडाउन दिखाते हैं, कैसे ग्लोबल स्लोडाउन रहा। एक एक को समझेंगे। सबसे प्रथम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। देखिए यह जो इंडेक्स है वो कहता है कि आपके देश में या आपके प्रदेश में इंडस्ट्री एंड सर्विस की हेल्थ कैसी है। इंडस्ट्री और सर्विस की हेल्थ कैसी है, उसका ये सूचकांक है। जनरली सामान्यतः अगर 50 से नीचे हो तो कहा जाता है कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, दोनों सेक्टर्स की हेल्थ अच्छी नहीं, और 50 से ऊपर को अच्छा माना जाता है। अब देखिए ये ग्राफ क्या कहता है। देखिए ये ग्राफ कहता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर जैसे ही मार्च 20 से या मार्च 23-24 से जब लॉकडाउन घोषित हुआ, तब यहाँ देखिए, फिर उसके बाद अप्रैल देखिए, फिर मई देखिए, फिर जून देखिए, तीनों महीनों में हम लोग 50 की जो लिमिट है उससे कम है। यानी कि द परफॉर्मेंस ऑफ आवर बोथ द सेक्टर्स वाज वेरी पुअर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, ये हमें परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहता है। मात्र भारत की ही बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। यहाँ जो हमने यह नाप देखा, यह विश्व का नाप है कि कैसे कोरोना धीरे धीरे, विश्व में तो फरवरी में से ही आ गया था, मगर यहाँ हम इसमें भारत को भी जो है रख कर देख सकते हैं। मगर विश्व की बात करें तो लगभग फरवरी से जो यह रोग है वो महामारी का स्वरूप लेने लगी थी। तो फिर उसके बाद की ये परिस्थिति है। पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का ये हाल था, करीब 50 से नीचे था, और यहाँ अप्रैल में तो सबसे कम देखने को मिला है हमें। तो ये परिस्थिति है जहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल स्लोडाउन हुआ था। दूसरा बिंदु है ट्रेड। देखिए अगर ट्रेड की बात करें तो हमें यहाँ कुछ एक चीजें देखने को मिलेगी। देखिए ये जो सबसे प्रथम डाउनफॉल आपको दिख रहा है, ये GFC, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का है।
फिर उसके बाद यहाँ आज के समय बिंदु के ऊपर हमें यह दूसरा डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगर महामारी नहीं होती तो ट्रेड इस तरह जाता, मगर महामारी हो गई तो ट्रेड नीचे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर बाद में वो धीरे धीरे फिर से रिकवर करेगा, वी शेप लेगा, मगर एक बार तो वो डिक्लाइन कर ही गया। ये इसका प्रमाण है। और यही बात सिद्ध करता है कि पूरे विश्व में या पूरे विश्व के अर्थतंत्र के ऊपर, पूरे विश्व के वृद्धि के ऊपर कोरोना की विपरीत असर देखी गई है। फिर आगे देखें तो देखिए कमोडिटी प्राइस आमतौर पे अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ समझे तो हमें मालूम है कि जो विश्व भर की जो शेयर बाजार है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से डोमिनेटेड है। एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके ऊपर काफ़ी प्रभावी है। तो कोरोना जैसे माहौल में जब महामारी डिक्लेयर की गई WHO के द्वारा, तो विश्व भर के जो शेयर्स थे उनकी प्राइजेज में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर होने के नाते कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसी कमोडिटी में नहीं रखेगा जहां अनसर्टेनिटी हो। तो विश्व भर के जो इन्वेस्टर्स है वो इस महामारी के समय में एक ही कमोडिटी से अट्रैक्ट हुए और वो कमोडिटी थी गोल्ड। विश्व भर के जो इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशकार थे, वो एक ही चीज के ऊपर भरोसा रख रहे थे या रख सकते थे इस महामारी के इस अंधकाल में, और वो था गोल्ड। बाकी अन्य सारी चीज़ों की सप्लाई जो है, डिमांड जो है वो बहुत ही कम हो गई क्योंकि अनसर्टेनिटीज थी। और ऐसे में लोग जो है वे ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, साथ ही में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। इसका एक दूसरा भी एनालिसिस हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स थे वे एज ए होल और खराब आर्थिक परिस्थिति की राह देख रहे थे। उनको लग रहा था, उनको जो है वे प्रिडिक्ट कर रहे थे कि और परिस्थिति बिगड़ सकती है, तो बेटर यही है कि अनसर्टेन फंड में अपना इन्वेस्ट करना अपना पैसा, उसकी बजाय गोल्ड जैसी अच्छी धातु में, अच्छी कमोडिटी में इन्वेस्ट किया जा सकेगा। यहाँ एक हमारे पास ग्राफ है जो कि इस चीज को हमें समझाने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ जो ब्लू है, ब्लू लहर, वो दरअसल गोल्ड की है। तो सारी चीजों में हमें यहाँ देखिए आप कितना डाउनफॉल है इसकी डिमांड में, चाहे वो कोल हो, क्रूड ऑयल हो, सारी कमोडिटीज का एवरेज हो, मेटल हो, एग्रीकल्चर हो, सारी चीजों में, सारी चीजों के डिमांड में हमें यहाँ जो है बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है। ऑन द कॉन्ट्ररी गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि विश्व भर के इन्वेस्टर्स गोल्ड के सिवा किसी भी और चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और सारे इन्वेस्टरों ने धूमधाम से बहुत ही ज़्यादा पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करे हैं इस पूरे महामारी के वर्ष में। तो ये बात यहाँ सुनिश्चित होती है कि गोल्ड जो है उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी प्राइस भी बढ़ी, मगर अन्य कमोडिटीज़ की डिमांड कम हुई, प्राइजेस भी धीरे धीरे कम हुई। फिर उसके बाद देखें तो गवर्नमेंट डेट यानी कि ग्लोबल डेट की बात है। अब देखिए कोरोना महामारी है, इसमें समझना होगा कोई भी सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात करे चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कोई भी सरकार हो उसकी आय कम होगी, उसका रेवेन्यू कम होगा, राजस्व कम होगा उसका, वहीं उनके द्वारा जो खर्च हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा टू रैम्प अप मेडिकल फैसिलिटीज़, टू प्रोवाइड फिजिकल स्टिमुलस, टू प्रोवाइड एसिस्टेंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार को पैसे चाहिए। एक बाजू से आय कम हो रही है, खर्च बढ़ रहा है, तो इन दिस केस कोई भी गवर्नमेंट हो वो पैसों को बोरो करेगी अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ जो है पास से, या अपने फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन के पास से, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा वर्ल्ड सिनेरियो में भी डेट इंक्रीज हुई है और भारत के संदर्भ में भी डेट इंक्रीज हुई है। देखिए कैसे है, ब्लू लाइन जो है वो वर्ल्ड की है, ऑरेंज डॉटेड लाइन है ये एडवांस्ड इकोनॉमीज की है, और वहीं जो ग्रीन है वो है एमर्जिंग इकोनॉमीज की, या एमर्जिंग अब कह लीजिए इकोनॉमीज ही कहना उचित है, जिसमें भारत का समावेशन होता है। देखिए यहाँ 2020 में तीनों केस में हमें यहाँ इजाफा देखने को मिलता है, तीनों के तीनों केस में। देखिए तो ये बात सुनिश्चित की जा सकती है यहाँ से कि कोविड महामारी के समय में ग्लोबल डेट में बढ़ावा देखने को मिला है, क्योंकि एक बाजू सरकार की आय कम थी, वहीं उनको खर्च करना पड़ रहा था ज़्यादा अलग अलग जो हेतुओं के लिए। तो यहाँ डेट इंक्रीज हुई है। फिर आगे देखें तो देखिए यहाँ अब रिस्पॉन्स की बात है।
चाहे ग्लोबल लेवल हो चाहे राष्ट्रीय लेवल हो, रिस्पॉन्स के प्रकार एक ही रहे हैं। कंटेनमेंट जो है रिस्पॉन्स है, सबसे प्रथम मेजर्स, फिर उसके बाद फिजिकल पॉलिसी मेजर्स, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए गए, और जो मॉनिटरी मेजर्स है वो भी लिए गए हैं। तो यहाँ इन सारी चीज़ों को इस खंड 2 में या वॉल्यूम 2 में बहुत ही डिटेल्ड रूप से एक एक अध्याय में हमें दिखाया गया है। तो यहाँ मैंने मात्र और मात्र प्रतीकात्मक रूप से ये 2-3 तस्वीर रखी है ताकि आपको ये मालूम पड़े कि कैसे ग्लोबल लेवल और जो है इंडियन लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स का काम हुआ है। मेनली 4 मेजर्स, पहला जो है वो कंटेनमेंट मेजर, दूसरा फिजिकल पॉलिसी मेजर, तीसरा स्ट्रक्चरल मेजर, और चौथा जो है हम लोग कह सकते हैं कि मॉनिटरी मेजर। तो ये 4 मेजर्स है जिसके तहत विश्व की सरकारों ने, वो भारत की सरकार ने इस पेंडेमिक के सामने लड़ने को जो है लगाया था, और काफ़ी हद तक इसमें हम लोग ने सफलता भी प्राप्त की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही डिटेल्ड व्यू में देखनी है कि करके यहाँ हम लोग इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने से बचेंगे। ठीक है, अब बात आई वी शेप्ड रिकवरी की। वी शेप्ड रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार हमने न्यूज़ में सुना है कि वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, मगर इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ तथ्य चाहिए, और इन तथ्यों को यहाँ इकोनॉमिक सर्वे के भाग 2 के अध्याय 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है, जो हम समझेंगे। सबसे प्रथम अगर कोर इंडेक्स देखें, हमारी कोर इंडस्ट्रीज टोटल 8 सेक्टर्स है उसमें, जो हमें मालूम होने चाहिए उनके नाम भी। अब इस सेक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ अप्रैल 20 का जो प्रोडक्शन है वो इतना डाउन है, ये बेसलाइन है, समझना है। तो यहाँ से इतना डाउन आ गया, फरवरी 20 में इतना था, वहाँ से डाउन आ गया, -40 के आसपास हो गया। फिर धीरे धीरे मई 20 में वो -20 हो गया, तो ये 20 बिंदु का जो सुधार देखने को मिला। फिर बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। तो दिस इज वी शेप्ड रिकवरी। तो यहाँ हमें कोर हमारे इंडेक्स में देखने को मिलती है, हमारी कोर इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। रही बात आईआईपी की, ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी बात करता है, तो यहाँ भी हमें अप्रैल 20 में बहुत ही डाउन पिक देखने को मिलती है जो -60 है। फिर यहाँ से हमें फिर से सुधार देखने को मिलता है। तो फरवरी की बात करें, या हाँ यस, फरवरी की ही बात करें तो इट इज +5। फिर मार्च में इट बिकेम -20, अप्रैल में इट बिकेम -60, फिर बाद में इट अगेन माइनस बिकेम 30। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है इजाफा, प्लस माइनस फिर से प्लस। तो दिस इज वी शेप्ड रिकवरी। तो यहाँ हमें हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी देखने को मिलता है। प्लस अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के लिए आज ई बिल्स, जो कि जीएसटी का एक डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा रूप है। यहाँ ई बिल का अगर आंकड़ा देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ट्रेड कैसे फिर से रिस्टोर हुआ है, कैसे डिस्टर्ब हुआ था पहले, फिर बाद में कैसे रिस्टोर हुआ है। देखिए यहाँ टोटल ई बिल्स जनरेटेड, और यहाँ इंटरेस्ट रेट है, वो भेद हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मात्र ई बिल्स की ही चर्चा करेंगे। देखिए ये फरवरी का समय है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का, मई, जून। देखिए ये गिरावट, अप्रैल में मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली है, फिर बाद में इसमें सुधार देखने को मिला है। तो दिस इज वी शेप रिकवरी अगेन। तो ट्रेड में भी हमने वी शेप रिकवरी देखी है। पहले डिसरप्शन देखा, कॉन्ट्रैक्शन देखा, फिर बाद में वहाँ से एट पर्टिकुलर डाउन पिक, वहाँ से हमने फिर से सुधार देखा, इंक्रीमेंट देखा। फिर उसके बाद देखें तो बैंक क्रेडिट, ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में बैंक्स जो है वे अपने आप में उनकी जो क्रेडिट मार्केट है उनका कॉन्ट्रैक्शन करती है, संकुचन करती है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ है, जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भविष्य, फिनेंशियल भविष्य जो हम लोग कहते हैं, या आप कह लीजिए वित्तीय भविष्य। तो इसकी वजह से बैंक अपने क्रेडिट्स कम कर देती है, रोक देती है, नई लोन्स नहीं देती है। और वहीं ऑन द अदर साइड आई एम सॉरी, जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो कंपनीज है, जो व्यक्तिगत लोग हैं, वो भी लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में पूरा काम ही बंद है। तो यहाँ फिर से हमें बैंक क्रेडिट में भी वी शेप कैसे देखने को मिलेगा वो हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। हम लोग मात्र और मात्र जो ग्रीन है उसको ही देखेंगे और उसको ही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे
यहाँ ये डाउनफॉल में देखने को मिला है। तो यहाँ से फिर से अगर इस तरीके से जो इजाफा होगा, अगर इस तरीके से इजाफा होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें वी शेप देखने को मिलेगा, अन्यथा इट विल बी ए फ्लैट कर्व। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमें आज यहाँ समझनी थी, जो हमने समझने का प्रयास किया कुछ ग्राफ्स की मदद से, जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे से ही प्राप्त होते हैं। अब आगे देखें ट्रेंड इन जीएसटी कलेक्शन। तो यहाँ से भी हमें ट्रेड जो है वो मालूम पड़ेगा, कैसे ट्रेड रहा है और कैसे नहीं रहा है। देखिए यहाँ अप्रैल कितना डाउनफॉल है, फिर मई, फिर जून, तो ये एक प्रकार से हमें यहाँ रिकवरी देखने को मिली है। अगर मार्च की बात करें तो प्रोबेबली मार्च में इतना कलेक्शन हुआ होगा, फरवरी में इतना हुआ होगा, तो ये एक प्रकार से डाउनफॉल में देखने को मिलता है। दिस इज द वी शेप ग्राफ। फिर आगे देखें ग्रोस मार्केट बोरोविंग्स बाय स्टेट एंड सेंटर। बट ऑब्वियस है, जिसका जिक्र हमने अभी किया, कोरोना महामारी है, रेवेन्यू खत्म हो गई, कम हो गई, सामने खर्च कई गुना बढ़ गया। तो कोई भी सरकार के लिए, कोई भी राज्य सरकार के लिए बोरोइंग्स लेना एक स्वाभाविक सी बात है, जो हमें यहाँ सेंटर के सिनेरियो में भी देखने को मिलता है, वहीं स्टेट सिनेरियो में भी देखने को मिलता है। देखिए सेंटर की कितनी बोरोइंग्स बढ़ गई, करीब करीब 10 लाख करोड़ हो गई करीब करीब। और वहीं जो स्टेट है उनकी भी लगभग 5 से 6 लाख करोड़ तो उनकी भी हो गई है, जो बहुत ही कम थी, 4 थी और स्टेट की मात्र 6 थी जो 10 हो गई। और वहीं स्टेट की सेंटर की जो 6 थी वो 10 हो गई, और वहीं स्टेट की जो 4 थी वो 6 हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो यहाँ इंक्रीज हुआ है, हम लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर बाद में देखें तो इक्विटी इनफ्लोज फ्रॉम एफआईआई इनटू इंडिया। देखिए पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है कि जहां अमिड पेंडेमिक जो फॉरेन फ्लो है वो निरंतर चलता रहा। ऐसा एक ही देश है जो है भारत। यहाँ सारे माइनस में है, चाहे वो साउथ कोरिया हो उसमें भी माइनस इनफ्लो है, ताइवान में भी माइनस इनफ्लो, ब्राजील में भी माइनस, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, सब में माइनस इनफ्लो है, ये सब माइनस है। वहीं भारत एक ही देश है जहाँ करीब करीब 22 बिलियन यूएस डॉलर का एफआईआई इनफ्लो हुआ है। और ये मात्र इसका एक ही कारण है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और पोटेंशियल नेशन है। इसकी वजह से दुनिया भर के जो निवेशकार है उनका भरोसा भारत के ऊपर है। उनको मालूम है कि भारत जो है वो भले ही आज इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के तहत गुजर रहा हो, रिसेशन के तहत गुजर रहा हो, मगर वो फिर से खड़ा होगा। और इसीलिए यहाँ हमें एफआईआई इतनी सारी मिली है 2020 में। फिर एक्सटर्नल डेप्थ की बात करें तो देखिए यहाँ एक्सटर्नल डेट तो बढ़ी गई है, ठीक है, मगर जो उसका इंटरेस्ट रेट है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट, ये काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि आज दुनिया भर की सरकारों की आय कम हुई है, दुनिया भर की सरकारों के खर्च बढ़े हैं, और उसमें भी आप अन्य देशों के पास पैसे मांगने जाओगे तो बट ऑब्वियस है दे विल एक्चुअली टेक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अस, या दे विल टेक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम अस। प्लस आमतौर पे भारत जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं करता है, क्योंकि वो भारत समझता है अपनी हेल्थ के लिए वो हानिकारक है। भारत मात्र और मात्र लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही करता है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भारत की बढ़ी है और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बढ़े हैं, यानी कि हमें लोन आजकल थोड़ी महंगी पड़ रही है, किफ़ायती नहीं रही है। फिर ये आखिरी है आज का मुद्दा जो कि हमें देखना है, जिसमें कहा गया है कि रियल जीडीपी ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो कैसा है। तो देखिए भारत में या विश्व में कई सारे ऐसे इकोनॉमिक जो रिसेशन है वो आए हैं जिन्होंने हमारे जीडीपी को कॉन्ट्रैक्ट किया हो, अधिक कॉन्ट्रैक्ट किया हो, मगर आज के इस कॉन्ट्रैक्शन का कारण है वो थोड़ा भिन्न है। अन्य जो कारण थे वे थोड़े अलग थे, देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ जो सबसे प्रथम हमें गिरावट देखने को मिली है ये है सीनो इंडो वार। ये दूसरी गिरावट है, वो भी हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान वार की आफ्टर इफेक्ट्स थी। और जो आज है ये ना तो वार है ना तो अन्य कोई
नेचुरल डिजास्टर है, ये तो मात्र और मात्र महामारी है, पैंडेमिक है। तो कहा जा सकता है कि इतिहास में, भारत के आर्थिक इतिहास में लगभग 3 बार हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मगर इस बार का जो कारण है वो अपने आप में अलग कारण है, महामारी का कारण है। अन्य जो कारण थे वे युद्ध के थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मगर आज का कारण महामारी का है, जो पूरे विश्व के लिए है, ना केवल भारत के लिए है। तो इस पूरे एनरिच लेक्चर में से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। पूरे अध्याय को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया था और इन चारों को एक एक करके अलग से देखा, जिनमें से रिस्पॉन्स को हमने बहुत ही संक्षिप्त में देखा, क्योंकि अगले पूरे इस सिनेरियो में, अगले पूरे इस हमारे अभ्यास में हमें रिस्पॉन्स ही देखना है, इम्पैक्ट ही देखना है और काउंटर उसका रिस्पॉन्स देखना है, इसलिए हमने यहाँ उसे संक्षिप्त रूप में देखा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में अगर आप महत्वाकांक्षी छात्र है और संधि सेवा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो आप ग्रोथपॉइंट यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े। यहाँ जनरल स्टडीज़ की चर्चा बहुत ही एक्सक्लूसिवली की जाती है, बहुत ही रिसर्च क्वालिटी में आपके सामने रखता हूँ, प्लस स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी यहाँ हम लोग जो है पढ़ते हैं। प्रतिदिन एडिटोरियल्स का अध्ययन, एनालिसिस हम लोग यहाँ करते हैं, जो हमारी परीक्षाओं के लिए, हमारी लेखन शैली को बनाने के लिए, हमारा कन्विंसिंग पावर क्रिएट करने के लिए बहुत ही अहम है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप आज ही ग्रोथपॉइंट यूपीएससी के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों तक हमारी टीम की यह मेहनत पहुंचे और उनको लाभ मिले अपनी परीक्षाओं में। तो आज इतना ही, मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के दूसरे अध्याय में, खंड दूसरे के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथपॉइंट यूपीएससी।